डायरेक्शन of resultant vector for two non-zero vectors। हम लोग को क्या पढ़ना है? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर फॉर टू नॉन जीरो वेक्टर। ठीक है, दो नॉन जीरो वेक्टर को अगर हम जोड़ेंगे तो जो रिजल्टेंट बनेगा उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होगा। इसके प्रीवियस लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर एडिशन डिस्कस कर चुके हैं। और क्या पढ़े थे? हाउ टू फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर। दो वेक्टर के बीच में हम एंगल कैसे निकाल सकते हैं? क्या बताया था? दो वेक्टर के बीच में एंगल जो है ऑलवेज मेजर फ्रॉम टेल टू टेल। इस वेक्टर का टेल यहाँ है, इस वेक्टर का टेल यहाँ है, तो टेल टू टेल एंगल मेजर करते हैं। दिस वेक्टर इज एंड दिस वेक्टर इज, टेल टू टेल एंगल क्या बन रहा है? टेल टू टेल एंगल बन रहा है क्या? अगर मान लो हेड टू टेल अगर एंगल बन रहा है तो ऐसे केस में क्या करेंगे? मान लिया जाए हेड टू टेल एंगल दे दिया, ठीक है, और एंगल ऑलवेज मेजर पढ़ा चुके हैं। एंगल ऑलवेज मेजर फ्रॉम टेल टू टेल, आइदर हेड टू हेड इक्वल होता है। तो इसको क्या करेंगे? इस वेक्टर को हम पैरेलल स्लाइड कर देंगे। वेक्टर और स्लाइड पैरेलल टू इटसेल्फ, देन वेक्टर विल नॉट चेंज, वेक्टर चेंज करेगा नहीं, बता चुका है। इस वेक्टर को अगर हम पैरेलल स्लाइड कर देते हैं, दिस वेक्टर इज, तो दो वेक्टर के बीच का एंगल क्या हो जाएगा? पाई माइनस थीटा। क्योंकि जैसी पैरेलल स्लाइड कीजिएगा इस वेक्टर का टेल यहाँ आ गया और इस वेक्टर का टेल पहले से यहाँ है, तो टेल टू टेल एंगल कितना बन गया? पाई माइनस थीटा। तो दो वेक्टर का बीच का एंगल यहाँ पाई माइनस थीटा हो गया। ये सब डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। और वेक्टर एक ऐसा टॉपिक है जिसको अगर हम पढ़ लें, ढंग से समझ लें, तो पूरे फिजिक्स को समझना जो है बेहद आसान हो जाता है। इसलिए वेक्टर टॉपिक को बेहतर रूप से हम लोग को पढ़ लेना, ठीक है। वेक्टर में ज़्यादातर चार चीज़ पर फोकस करना है। वेक्टर एडिशन बिट ऑफ टू वेक्टर, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर, रिसोल्यूशन ऑफ वेक्टर और मल्टीप्लिकेशन बिटवीन टू वेक्टर। अगर इस पर फोकस कर लेते हैं तो फिर जो है वेक्टर से रिलेटेड जो क्वेश्चन फिजिक्स में बनता है वो बनाना क्या होगा? आसान हो जाएगा, ठीक है। चलिए सब पढ़ चुके हैं। अब देखो, मान लो कि दिस वेक्टर इज ए वेक्टर, दिस वेक्टर इज, दो वेक्टर के बीच का एंगल क्या है? टेल टू टेल मेजर कर रहे हैं, दो वेक्टर के बीच का एंगल थीटा। अब इसको क्या कर देंगे? पैरेलल स्लाइड कर देंगे। स्लाइड कर लिए। दिस वेक्टर इज, फर्स्ट वेक्टर के टेल से, दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस, हो गया। अब जो है ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर है, फर्स्ट वेक्टर के टेल से सेकंड वेक्टर को हेड को मिला देंगे तो कौन सा वेक्टर बन जाएगा? रिजल्टेंट वेक्टर होगा। फर्स्ट वेक्टर के टेल से दो वेक्टर का बीच का एंगल क्या हो गया? ये आपका हो गया रिजल्टेंट ओ ए बी, तो क्या कहिए? ये आपका बी, ठीक है। रिजल्टेंट आर इक्वल टू हो गया, दो वेक्टर को जैसे जोड़ेंगे रिजल्टेंट जो आएगा वेक्टर आएगा, तो आर जाएगा। अब जो है इस लाइन की लंबाई बता चुके हैं कि वेक्टर में एरो का जो लेंथ होगा वह वेक्टर का मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा, है ना। तो और यह रिजल्टेंट जो है ए के साथ जितना एंगल बनाएगा, अगर ए मेजर कर ले तो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा।
है ना। तो हम लोग डायरेक्शन ऐसे भी एंगल से मेजर करते हैं। अगर मान लो हम स्ट्रेट लाइन जा रहे हैं और हम नॉर्थ उत्तर के डायरेक्शन में नॉर्थ के डायरेक्शन में बेंड कर गया, ठीक है, तो कितना डिग्री से घूम जाना होगा? 90 डिग्री से, क्योंकि एंगल में चेंज आएगा, डायरेक्शन में चेंज आ जाएगा। इसलिए एंगल से ही हम लोग डायरेक्शन को क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। क्योंकि बॉडी अगर रोटेट करता है तो क्या कर चेंज करता है? एंगल चेंज करता है। एंगल चेंज करने से उसके डायरेक्शन में चेंज आ जाता है, तो डायरेक्शन रिप्रेजेंट बाय एंगल। तो अब देखिए इसको क्या करेंगे, इसको पैरेलल स्लाइड कर देंगे और यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ये एंगल होगी, इस लेंथ को x मान लीजिए, ये लेंथ कितना हो गया? y हो गया ना। अब ये लाइन क्या है? पैरेलल है। ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। अब जो है आप निकाल लीजिए इस ट्रायंगल में, कौन सा ट्रायंगल? ANC, AN इन ट्रायंगल ANC हम क्या लिख सकते हैं? cos थीटा इक्वल टू बेस 90 के सामने हाइपोटेनस। एरो का जो लेंथ होगा, इस एरो का जो लेंथ होगा वही वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा। वेक्टर का मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट बाय मॉड। तो दिस इंप्लाइज x बराबर मॉड ऑफ ए साइन थीटा लगा दीजिएगा। साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। y इक्वल टू मॉड ऑफ ए क्या हो जाएगा? अब एक्स वाई निकल गया। अब इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है? ONC क्या लगाएंगे? OC लाइन की लंबाई का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? OC लाइन की लाइन ON स्क्वायर प्लस NC का, तो OC स्क्वायर हम क्या लिख सकते हैं? ON क्या आ जाएगा? ON को लिख सकते हैं OA प्लस AN का होल स्क्वायर प्लस NC का होल स्क्वायर। ठीक है। अब क्या आ जाएगा? रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, तो R वेक्टर रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, तो OC लाइन की लंबाई क्या हो जाएगा? OC लाइन की लंबाई R वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या लिख देंगे? R वेक्टर का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? OC लाइन की लंबाई R वेक्टर का मैग्नीट्यूड, OA लाइन की लंबाई क्या होगा? A वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस AN, तो AN इक्वल टू x फाइंड कर चुके हैं। मॉड ऑफ B क्या होगा? होल स्क्वायर प्लस क्या होगा? NC y फाइंड कर चुके हैं। मॉड ऑफ B साइन थीटा, मॉड ऑफ B साइन। तब क्या होगा? एरो हटा देंगे, मॉड हट जाएगा। इसको सिंपली लिख सकते हैं R स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हैं? सिंपली R स्क्वायर। एरो हटाइएगा, मॉड हट जाएगा। इसको सिंपली लिख सकते हैं A स्क्वायर, A बे cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस B स्क्वायर साइन स्क्वायर। इसको ब्रेक करके A स्क्वायर B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा B स्क्वायर साइन स्क्वायर। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा? R इक्वल टू रूट अंडर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos, अब रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड करेंगे, दैट इज रिजल्टेंट इज द फंक्शन ऑफ A, B एंड। अब रिजल्टेंट किस पर डिपेंड कर रहा है? A के मैग्नीट्यूड पे, B के मैग्नीट्यूड पे और दोनों के बीच के एंगल पर डिपेंड कर रहा है।
ठीक है, यहाँ तक लिख लीजिए। अब रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड डिपेंड्स ऑन ए बी एंड कहने का मतलब ए का मैग्नीट्यूड बदल देंगे, बी का मैग्नीट्यूड बदल देंगे और दोनों के बीच का एंगल अगर बदल देंगे तो मेरा रिजल्टेंट क्या कर जाएगा, चेंज कर जाएगा, बदल जाएगा, है ना। अब जो है केस नंबर फर्स्ट, केस इफ ए वेक्टर इज पैरेलल टू ए वेक्टर बी वेक्टर क्या हो जाए, पैरेलल हो जाएगा, तब क्या होगा, देन थीटा इक्वल टू 0, ठीक है ना, थीटा इक्वल टू दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन, ए डायरेक्शन, ए वेक्टर दिस डायरेक्शन, बी वेक्टर दिस डायरेक्शन, दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री बन रहा है, तब क्या लिख लेंगे, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 0 आ जाएगा। अब रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर cos 0 क्या होता है 1, याद रखना है cos 0 डिग्री इक्वल टू 1, तो वैल्यू रख देंगे 2ab, तो रिजल्टेंट का और cos का मैक्सिमम वैल्यू होता है 1, cos थीटा का रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है, क्या बताए थे, -1 से लेकर के +1, ये cos थीटा का रेंज होता है, -1 से लेकर के +1, क्या +1 वैल्यू रख देंगे तब तो रिजल्टेंट तो मैक्सिमम आ जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू क्या है, इसको तोड़ेंगे तो a प्लस क्या आ जाएगा, इसका मतलब है रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड a प्लस b से छोटा हो सकता है या इक्वल हो सकता है, लेकिन a प्लस b से जो है वो बड़ा नहीं हो सकता है ना। तो दो वेक्टर का रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है वह मैक्सिमम a प्लस b तक जा सकता है, a प्लस b से छोटा हो सकता है लेकिन इससे बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि इसको ऐसे भी लिखा रहता है बुक में, रिजल्टेंट का एरो डालेगा, नंबर डाल देगा मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ, ऐसे भी लिखा हुआ मिलेगा, समझ गए, ऐसा भी लिखा हुआ मिलता है, इसको हम एरो हटा दे तो मॉड हट जाएगा, सिंपली लिख सकते हैं रिजल्टेंट जो है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मान लो यह एक बॉडी है, क्या है, एक बॉडी, इधर 8 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, 8 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और फिर जो है 3 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, कितना न्यूटन, 3, तो इसका मतलब है दोनों के डायरेक्शन सेम है, रिजल्टेंट का मैक्सिमम मैग्नीट्यूड कितना होगा, 11 न्यूटन, इसका मतलब है 11 से जो है ये बड़ा नहीं हो सकता है, 2 का रिजल्टेंट, 8 और 3 का रिजल्टेंट जो है 11 से बड़ा नहीं हो सकता, हाँ इससे छोटा हो सकता है ना, मैक्सिमम मैग्नीट्यूड कितना, ठीक है, सीधा जो है अलजेब्रिक सम को फॉलो कर लेगा, रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड। केस नंबर सेकंड, केस नंबर इफ ए वेक्टर एंटी पैरेलल टू, ए वेक्टर क्या है, एंटी पैरेलल, देन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा, थीटा क्या बन जाएगा, पाई 180। अब जो 180 का मतलब हो गया ए वेक्टर अगर राइट डायरेक्शन में है तो बी वेक्टर किधर है, लेफ्ट डायरेक्शन में, ए राइट है तो बी लेफ्ट, तब रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या लिख सकते हैं, रिजल्टेंट रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos कितना हो जाएगा 5, तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, याद रखना है cos पाई, पाई तो 180 क्या होता है माइनस, इसको याद रखना है। अब जो है cos का मिनिमम मान बताया -1, रिजल्टेंट का मिनिमम वैल्यू हो जाएगा कितना, a माइनस, अब मॉड डाल देंगे, हम क्या डाल देंगे, वेक्टर का मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव नहीं होता,
ये हम मॉड डालें, अगर ये बड़ा है बी छोटा है तो ठीक है, लेकिन ये अगर छोटा बी बड़ा हो जाए तो निगेटिव आएगा ना, इसलिए मॉड डाल देंगे तो ऑलवेज क्या आएगा, ये पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब है कि दैट इज रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, ए प्लस बी से ए माइनस बी से छोटा होगा या बराबर होगा, ए माइनस बी से बड़ा होगा या बराबर होगा, और ए प्लस बी से क्या होगा, छोटा होगा या इक्वल होगा। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड ए माइनस बी से बड़ा या इक्वल हो सकता है और ए प्लस बी से, इसका मतलब है दैट इज रिजल्टेंट और मैग्नीट्यूड होगा वह बड़ा होगा या क्या होगा, बराबर होगा, लेकिन इससे छोटा नहीं है ना। मॉड ऑफ ए माइनस बी से बड़ा होगा या बराबर होगा, इससे छोटा नहीं होगा। ये कभी इसको ऐसे भी लिखा रहता है, रिजल्टेंट ग्रेटर एंड से बड़ा हो सकता है, बराबर हो सकता है। मॉड ऑफ ए माइनस देखो ऐसे माइनस ऐसे भी बुक में लिखा रहता है, ठीक है। रिजल्टेंट का ऐसा रिप्रेजेंटेशन एबीसी हो जाएगा, ठीक है। समझ गई, ऐसा चलिए मॉड ऑफ ए माइनस बी से ए प्लस बी तक होगा, ठीक है। ये इसको याद रखना है, ये जो कंसेप्ट है इसको आपको याद रखना है। तो आप ये समझ के रखिए, जैसे मान लो यह कोई बॉडी है, इस बॉडी पर जो है एक फोर्स लग रहा 8 न्यूटन का इधर और एक लग रहा है 6 न्यूटन का लग रहा है, एक दूसरे का अपोजिट है, तो रिजल्टेंट का मिनिमम मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 8 माइनस 6 इक्वल टू कितना, 2। इसका मतलब 2 न्यूटन से छोटा नहीं हो सकता, इन दोनों का रिजल्टेंट 2 से छोटा नहीं हो सकता है, 2 से बड़ा हो सकता है लेकिन 2 से छोटा नहीं हो सकता। जैसे क्वेश्चन, या एक बॉडी है, इस पर 8 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है और 6 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है, कोई एंगल नहीं दिया है, तो पूछ रहा है रिजल्टेंट का मैक्सिमम मैग्नीट्यूड कितना हो सकता है, इन दोनों का मैक्सिमम मैग्नीट्यूड कितना हो सकता है, तो मैक्सिमम कितना हो सकता है 8 और 6 और मिनिमम कितना हो सकता है 2 न्यूटन। इसका मतलब इन दोनों का रिजल्टेंट कहाँ से कहाँ तक लाई कर सकता है, दैट इज रिजल्टेंट 2 न्यूटन से बड़ा और बराबर, 14 न्यूटन से छोटा या ये आपका क्लियर। अब जो है मान लिया जाए केस नंबर 3, केस नंबर 3 में क्या कि मान लो 2 वेक्टर परपेंडिकुलर हो, तो क्या 2 वेक्टर परपेंडिकुलर, इफ ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू देन थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो गया, तब क्या रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड अगला बताओ, रूट आर इक्वल कर देंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, cos 90 यहाँ हो जाएगा, तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड cos 90 क्या होता है 0, ए स्क्वायर प्लस cos 90 तो 0 हो जाएगा, cos 90 डिग्री इक्वल टू, तो याद रखना है 2 वेक्टर अगर परपेंडिकुलर है तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस, जैसे इधर ए वेक्टर इस डायरेक्शन में, बी वेक्टर एंगल क्या बनेगा थीटा इक्वल टू, जैसे यहाँ एक बॉडी है, इस पर 4 न्यूटन का फोर्स इधर और 3 न्यूटन का फोर्स, दोनों के बीच कहीं कितना डिग्री दे रखा है, पूछते हैं इसका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा,
तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड हो जाएगा रूट अंडर 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा 16 प्लस 9 इक्वल टू 5। ये हो जाएगा रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, हो जाएगा ना। चलिए मान लिया क्वेश्चन ऐसा है, ए वेक्टर इस डायरेक्शन में है, बी वेक्टर इस डायरेक्शन में है। ए का मैग्नीट्यूड दिया हुआ 4 मीटर, बी का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 3 मीटर। एंगल दोनों के बीच का दिया हुआ 60। पूछता फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, फाइंड ए प्लस बी वेक्टर का मॉड वैल्यू इक्वल टू क्या होगा। तो क्या करेंगे, तो हम क्या पढ़ाएंगे, रिजल्टेंट दो वेक्टर बीच एंगल दिया हुआ थीटा, यहाँ एंगल क्या बन रहा है, टेन बन रहा है, तो थीटा 60 डिग्री हो जाएगा। क्या लिख देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 60 हो जाएगा। या प्लस फॉर्मूला लिख दीजिए cos थीटा, अब रख दीजिए वैल्यू 16 प्लस 9 प्लस 2 इंटू 4 इंटू 3 और 60 क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 25 हो गया प्लस कितना हो जाएगा 13। क्लियर, रिजल्टेंट का। अब जो है यही क्वेश्चन अगर ऐसा देते, ये वेक्टर अगर इस डायरेक्शन में है, बी वेक्टर इस डायरेक्शन में, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 4 मीटर, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी दे दे 4 मीटर, और ए एंगल दे दिया 60 डिग्री। उसका फाइंड ए प्लस बी मैग्नीट्यूड इक्वल टू व्हाट, क्या होगा, है ना। यहाँ दो वेक्टर के बीच एंगल क्या होगा 180 minus 60 120 120 होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ हेड टेल के बीच एंगल बन रहा है, तो दो वेक्टर का बीच का एंगल थीटा, इसको आगे बढ़ा देंगे डॉट डॉट करके, तो दो वेक्टर का बीच का एंगल ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा 120। यहाँ से 180, तो 180 में 60 चला गया, तो थीटा हो गया 120 दो वेक्टर के बीच का। अब रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या पढ़े हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos हो जाएगा ना, ये फॉर्मूला पढ़ा है। तो अब हम तो क्या लिख सकते हैं, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आर इक्वल टू रूट अंडर क्या हो जाएगा 16 प्लस 16 प्लस 2 इंटू 4 इंटू cos 120 हो जाएगा, ठीक है 120। अब रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड माइनस cos 120 क्या बताया था 180 minus 60 तो minus cos 60 माइनस का 1/2 आ जाएगा। यहाँ याद रखिएगा cos 120 क्या होता है माइनस 1/2, माइनस वन क्या पास है, तो आर इक्वल टू कितना आ जाएगा 32 माइनस इक्वल टू रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा 4 आ जाएगा। डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर है ना। अब देखो ये वेक्टर क्या हो गया, ये वेक्टर। तो फर्स्ट के हेड से पहले हम रिजल्टेंट को ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करेंगे ट्रायंगल लॉ से। तो फर्स्ट के हेड से सेकंड का टेल
और पहला का टेल से फाइनल रिजल्टेंट हो गया ए वेक्टर प्लस और रिजल्टेंट जो है ए के साथ कितना ही बना रहा है ओ ए, इसको आगे बढ़ा देंगे डॉट टाइम से गल दिया। दो वेक्टर के बीच में क्या है रिजल्टेंट वेक्टर ए वेक्टर के साथ एंगल बना रहा है अल्फा और रिजल्टेंट वेक्टर बी के साथ कितना एंगल बना रहा है दिस पैरेलल टू दिस ए एंगल थीटा है तो ये एंगल क्या आ जाएगा थीटा होगा। इस लाइन की लंबाई निकाल चुके हैं x इक्वल टू क्या निकाले थे मॉड ऑफ बी और y इक्वल टू क्या निकाले थे मॉड ऑफ बी साइन हम क्या था ना। अब हमें अल्फा अगर फाइंड कर ले तो कह सकते हैं रिजल्टेंट ए के साथ कितना एंगल बनाते हुए वह एंटी क्लॉकवाइज इस डायरेक्शन में है और अगर बीटा फाइंड कर ले तो कह सकते हैं रिजल्टेंट वेक्टर बी के साथ इतना एंगल बनाते हुए क्लॉकवाइज में नहीं। तो हम अल्फा और बीटा किसी एक के माध्यम से हम रिजल्टेंट का डायरेक्शन बता सकते हैं। तो पहले अल्फा फाइंड कर लेते हैं ए ट्रायंगल ओ एन बी ओ एन tan अल्फा क्या होगा परपेंडिकुलर बाय बेस bn अपॉन bn OA इक्वल टू क्या होगा OA प्लस हो जाएगा tan अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा मॉड ऑफ बी साइन थीटा अपॉन इस लाइन की नंबर मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी। तो अल्फा क्या निकल जाएगा अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी। इस तरह से आप जो है डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं है ना। इसी तरह से अब गौर करने का है कि अल्फा किसी साथ बन रहा ए के साथ तो साइन कॉस का टर्म किसके साथ आया बी के साथ ऊपर में याद रखना बी साइन थीटा नीचे में क्या आ जाएगा ए प्लस बी कॉस नीचे में कॉस ऊपर में साइन ए के साथ एंगल बन रहा है इसलिए ए जो है साइन कॉस उसके साथ नहीं होगा किसके साइन कॉस आएगा बी के साथ। अगर हम सिमिलरली इसी प्रकार से लिख सकते हैं सिमिलरली क्या लिख सकते हैं बीटा इक्वल टू tan इनवर्स क्या हो जाएगा ए के साथ एंगल बन रहा तो बीटा बी के साथ बन रहा है ना तो साइन कॉस किसके साथ आएगा ए के साथ ए साइन थीटा अपॉन बी प्लस ए कॉस समझ गया। ये तो क्या हो जाएगा देखो तो फ्रॉम फिगर से क्या कर सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का जोड़ क्या होगा थीटा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा थीटा हो जाएगा है ना अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू इसका मतलब है डेट इज अल्फा इज लेस देन थीटा एंड बीटा इज लेस देन अल्फा बीटा दोनों वैल्यू थीटा से छोटा होता है। क्लियर। इसका मतलब क्या इसका फिजिकल मीनिंग क्या है इसका फिजिकल मीनिंग ये निकला कि दो वेक्टर का रिजल्टेंट जो है वह दोनों को बी से ही पास कर सकता है तब ना अल्फा और बीटा थीटा छोटा आएगा। इसका मतलब है हियर रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर
always passing through, passing through, 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 between, between both नहीं, दो वेक्टर को कहाँ से पास करेगा? दोनों के बीच से एनी भी है, कहीं से एनी बिटवीन बोथ वेक्टर एनी कहीं से पास कर सकता है, कहीं से पास कर सकता है, समझ गया? अब मान लो कि ए वेक्टर इधर दिखा है, बी वेक्टर इधर दिखा है, रिजल्टेंट अगर इधर दिखा दें तब बताओ तो ए एंगल तो होगा अल्फा, होगा ना? और दो वेक्टर के बीच का एंगल क्या हो गया? दो वेक्टर का बीच का एंगल हो गया, ये बी वेक्टर है, दो वेक्टर के बीच का एंगल हो गया थीटा, तब तो अल्फा क्या हो गया? थीटा से क्या हो गया? अल्फा ग्रेटर थीटा हो गया ना? हाँ जो कि पॉसिबल नहीं है, नहीं है, क्योंकि अल्फा और बीटा दोनों क्या हो सकता है? थीटा से छोटा छोटा हो सकता है। इसका मतलब दो वेक्टर का रिजल्टेंट कभी बाहर से पास कर ही नहीं सकता है। नहीं, जैसे मान लो सिंपल सा, अगर ये पेन है, अगर हम इसको दोनों साइड फोर्स लगाएं ऐसे, तो पेन चाहे राइट जाएगा, चाहे लेफ्ट जाएगा, चाहे जैसे वैसे ही रहेगा। इन दोनों का रिजल्टेंट ना राइट और लेफ्ट छोड़ करके इस डायरेक्शन में हो जाए, पॉसिबल है क्या? हो सकता है। जैसे मान लो कि ये बॉडी है या कोई बॉडी, हम इधर पुल कर रहे हैं 10 न्यूटन का फोर्स से, इधर पुल कर रहे हैं 8 न्यूटन का फोर्स से, रिजल्टेंट किधर जाएगा? जिधर ज्यादा फोर्स है। रिजल्टेंट का झुकाव 8 और 10 का रिजल्टेंट आएगा 2 न्यूटन, इधर जाएगा, बॉडी इधर स्लिप करेगा। अगर इधर 10 लगा दें, 10 न्यूटन, इधर क्या लगा दें? 8 न्यूटन, अब बॉडी इधर आएगा। दोनों तरफ इक्वल फोर्स लगा दें, जैसे वैसे ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि इन दोनों का रिजल्टेंट जो है वह इधर की तरफ चला जाएगा, चाहे इधर की तरफ चला जाएगा। खींच रहा है राइट और लेफ्ट, रिजल्टेंट चाहे राइट जाएगा, इधर लेफ्ट जाएगा, या जैसे वैसे ही रहेगा, है ना? इसका मतलब है कि दोनों से बाहर नहीं जा सकता। अब जो है रिजल्टेंट का झुकाव ए की तरफ कब होगा, बी की तरफ कब होगा, या बीचों बीच कब पास करेगा, अभी समझने की बात है ना? केस फर्स्ट, इफ ए का मैग्नीट्यूड बड़ा है बी के मैग्नीट्यूड से, तो देन तब क्या होगा? ए का मैग्नीट्यूड बड़ा है बी के मैग्नीट्यूड से, तो क्या होगा? इस लाइन की लंबाई बड़ा होगा और इस लाइन की लंबाई क्या होगा? छोटा होगा। जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा उस लाइन, उस एरो का लेंथ अधिक होगा, और जिस वेक्टर मैग्नीट्यूड कम उस एरो का लेंथ क्या होगा? छोटा। अब इसको उठा के यहाँ रख देंगे, फर्स्ट के हेड से सेकंड का दिस लाइन पैरेलल, और पहला का टेल से दूसरा का आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस दोनों के बीच का एंगल क्या हो गया है? दिस एंगल इज, दिस एंगल इज ओ ए हो गया बी। अब बताइए तो हियर ओ ए लाइन की लंबाई बड़ा है किससे? ए बी लाइन की लंबाई है। अब बड़ा साइड के सामने वाला एंगल क्या होता है? बड़ा होता है ना, बड़ा साइड। इसका मतलब दिस इंपीडेंस बीटा ग्रेटर देन अल्फा, तो अल्फा छोटा हो गया। इसका मतलब रिजल्टेंट का झुकाव किस तरह हो गया? ए साइड हो गया। रिजल्टेंट इधर झुकेगा, इधर एंगल घटेगा। रिजल्टेंट का झुकाव इधर ज्यादा होगा, उधर एंगल क्या होगा? कम बनेगा। इसका मतलब है कि दैट इज रिजल्टेंट H more inclined towards
a strong वेक्टर। स्ट्रॉन्ग वेक्टर का मतलब जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा उधर झुक जाएगा, है इसका मतलब ए की तरफ रिजल्टेंट में झुका होगा। जैसे ए का मैग्नीट्यूड 10 है, बी का मैग्नीट्यूड 6 है, तो रिजल्टेंट किधर झुकेगा? 10 की तरफ। नहीं, जैसे इधर लग रहा है 10, उधर लग रहा है 6, तो रिजल्टेंट इधर की तरफ आए, 10 की तरफ आए, रिजल्टेंट झुकाव 10 की ओर होगा। केस सेकंड, इफ ए का मैग्नीट्यूड छोटा और बी का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाए, तब क्या होगा? तब इस एरो का लेंथ छोटा होगा और इस एरो का लेंथ क्या होगा? बड़ा होगा। होगा। अब इसको उठा के कहाँ रख देंगे? यहाँ रख देंगे। ये तुम्हारा रिजल्टेंट आ गया। ये हो गया तुम्हारा पी। ये दो वेक्टर के बीच का एंगल थीटा, दिस एंगल अल्फा, दिस एंगल इज दिस पैरेलल टू दिस एंगल आल्सो थीटा। हो जाएगा। अब ओ ए, यहाँ ओ ए लाइन की लंबाई छोटा है, ए बी लाइन की लंबाई से, तो बड़ा साइड सामने वाला एंगल बड़ा, अल्फा ग्रेटर देन बीटा। अब बीटा छोटा हो गया, इसका मतलब क्या हो गया? रिजल्टेंट बी की तरफ झुक गया। हां, एंगल छोटा नहीं, अल्फा बड़ा हो गया, बीटा छोटा हो गया, रिजल्टेंट का झुकाव बी की तरफ। क्यों भाई? क्योंकि बी का मैग्नीट्यूड ज्यादा है ए का मैग्नीट्यूड, रिजल्टेंट झुकाव बी की तरफ होगा। क्लियर? और अगर मान लो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, केस थर्ड, ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड क्या हो जाए? सेम। ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड सेम। इफ मॉड ऑफ ए इक्वल टू मॉड ऑफ दोनों का मैग्नीट्यूड, तो दोनों एरो का लेंथ सेम होगा, दोनों के बीच एंगल थीटा। इसको उठा के यहाँ रख देंगे, ये आपका रिजल्टेंट आ गया। दिस एंगल इज अल्फा, दिस एंगल इज बीटा, दिस पैरेलल टू दिस एंगल आल्सो ओ ए। हो गया। हियर ओ ए लाइन की लंबाई इक्वल टू ए बी लाइन की लंबाई, ये दोनों पैरेलल बीटा हो गए। अब ए लेंथ और ए लेंथ दोनों सेम है, अल्फा इक्वल टू बीटा आ जाएगा। आएगा? हां। राइट? ट्रायंगल को काटे, दो साइड लेंथ सेम है, तो जिस साइड से एंगल बना एंगल इक्वल होता है। अब हियर नाउ अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या है? थीटा। अगर अल्फा बीटा को जोड़ देंगे थीटा की इक्वल आएगा। अब बताइए, अब क्या लिख सकते हैं? अल्फा बीटा दोनों सेम है, अल्फा इक्वल टू थीटा बाय 2। क्या लिखेंगे ना? अल्फा बराबर बीटा है, देख लेना, लिख दीजिए अल्फा प्लस बीटा बराबर थीटा। So this implies 2 alpha equal to theta. So alpha equal to beta equal to theta by 2। इसका मतलब क्या है? रिजल्टेंट बीच पास करेगा। इस रिजल्ट को याद रखना है, रिजल्टेंट बीचों बीच पास करेगा। दोनों का मैग्नीट्यूड अगर सेम है, रिजल्टेंट मिडिल से पास करेगा। समझ गया? जैसे मान लो एक 10 न्यूटन का फोर्स है, इधर भी 10 न्यूटन का फोर्स है, ये एंगल 60 डिग्री बन रहा है दो वेक्टर के बीच का, तो रिजल्टेंट कहां से पास करेगा? 30 डिग्री से। चाहे ए के साथ मेजर किया जाए, बी के साथ 30 डिग्री का एंगल। क्लियर? चलिए, मान लिया जाए ए वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 4 मीटर है, बी वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 5 मीटर है। दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री है। अतः फाइंड मैग्नीट्यूड
and direction of A plus and resultant वेक्टर A प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालिए। ठीक है, तो क्या करेंगे? सबसे पहले दो वेक्टर के बीच का एंगल मेजर करेंगे। आप देख रहे हैं ए वेक्टर का टेल यहाँ है, बी का टेल यहाँ है, टेल कितना बन रहा है 60। तो दो वेक्टर की जगह 60 हो गया। तो सबसे पहले ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। रूट अंडर क्या फार्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा क्या है ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर लेते हैं। रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होगा। अब रख दीजिए वैल्यू। रूट अंडर क्या होगा ए का मैग्नीट्यूड 60 25 2 इंटू 4 इंटू 5 इंटू क्या हो जाएगा ये cos 60 हो जाएगा। यही आपका बी वेक्टर था जिसका मैग्नीट्यूड। अब क्या होगा कितना आएगा 16 प्लस 25 41 आ जाएगा प्लस cos 60 हाफ हो जाएगा, होगा ना। 8 इंटू 5 इंटू 1 बाय क्या आ जाएगा 41 प्लस रूट अंडर आ गया। अब डायरेक्शन क्या होगा? तो डायरेक्शन का इतना श्योर है कि दो वेक्टर रिजल्टेंट बी से पास करेगा। दोनों का मैग्नीट्यूड अलग अलग है ना, तो फार्मूला लगाना पड़ेगा tan अल्फा वाला। हाँ, इतना कह सकते हैं रिजल्टेंट का झुकाव ए की तरफ बी की तरफ क्या होगा ज्यादा होगा और ए की तरफ क्या होगा कम होगा। इसका मतलब अल्फा बड़ा होगा और बीटा क्या होगा छोटा। तो इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है ना, इसका मैग्नीट्यूड 5 है, इसका मैग्नीट्यूड 4 है। रिजल्टेंट झुकाव बी की तरफ ज्यादा होगा, ए की तरफ कम होगा। अल्फा जो है वो बड़ा होगा। इसको अगर बीटा कहें, इसको अगर बीटा कहें तो बीटा क्या होगा तुम्हारा छोटा होगा। लेकिन हम अल्फा निकाल लेते हैं, क्या होगा tan अल्फा tan अल्फा क्या हो जाएगा एक साथ एंगल बन रहा है साइन cos किसके साथ बी के साथ, तो b sin थीटा बटे a प्लस बी cos थीटा। ऐसा नहीं याद रखेंगे है। हाँ, तो b का मैग्नीट्यूड 5 है, दो वेक्टर की जगह 60 डिग्री 4 5 5 3 बाई 4 प्लस 5 बाई tan अल्फा 5 रूट 3 बाई 2 8 5 कट जाएगा 5 रूट 3 अपॉन है ना। अब ये अल्फा ये कोई स्टैंडर्ड वैल्यू तो है नहीं, तो एंगल को इन्वर्स में tan इन्वर्स 5 रूट 3 बाई 30। दिस इज द आंसर। हो गया ना, किस साथ एंगल बन गया विथ ए वेक्टर, ए वेक्टर के साथ एंगल बन गया। इस तरह से हम डायरेक्शन फाइंड कर लेंगे। सब्ट्रैक्शन बिटवीन मान लो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इक्वल टू क्या हो गया है ना। अब ए वेक्टर प्लस इसको लिखते हैं माइनस बी वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा। हम निगेटिव वेक्टर बता चुके हैं। निगेटिव वेक्टर में क्या बताया था कि अगर मान लो सबसे पहले ए वेक्टर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है ए वेक्टर दिया हुआ है, इधर क्या दिया हुआ है बी वेक्टर। दोनों के बीच का एंगल कितना है
है ना। हमको ए वेक्टर के साथ माइनस बी को जोड़ना है, तो बताए थे बी वेक्टर का निगेटिव वेक्टर क्या होगा, माइनस बी वेक्टर, है ना। तो पहले वाला लेक्चर पढ़ा चुके हैं कि ए वेक्टर का बी वेक्टर का निगेटिव वेक्टर क्या होता है, माइनस बी वेक्टर, हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट डायरेक्शन। तो बी वेक्टर का निगेटिव वेक्टर हो गया माइनस बी वेक्टर। अब ए वेक्टर के साथ किसको ऐड करना है, माइनस बी वेक्टर को ऐड करना है। तो क्या करेंगे, फर्स्ट के हेड से सेकंड का इसको इधर स्लाइड कर देंगे, स्लाइड कर दिया। और पहला का टेल से फाइनल का हेड, यही आपका है माइनस बी वेक्टर। पहला का टेल दिस वेक्टर पैरेलल टू दिस, पहला का ए वेक्टर प्लस माइनस ये हो गया, हो गया। अब हमको ए के साथ माइनस बी को जोड़ना है, तो ए और माइनस बी के बीच एरिया कितना हो जाएगा बताइए, पाई माइनस हो जाएगा। अब रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या हो, मॉड डाल देंगे, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस पाई माइनस, है ना। अब रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड रूट अंडर क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस पाई माइनस थीटा क्या होता है, याद रखना, कॉस पाई माइनस थीटा इक्वल टू माइनस, इसको याद रखना, सेकंड क्वाड्रेंट एंगल बन रहा है ना। हाँ। तो आपको अब याद रखना है कि ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर और बराबर क्या है, ए माइनस बी, इसका मॉड वैल्यू मैग्नीट्यूड, यहाँ माइनस है ए स्क्वायर प्लस बी, यहाँ माइनस है तो माइनस लग जाएगा 2ab। याद रखना है दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन क्या होगा, अगर प्लस रहेगा तो यहाँ प्लस कर देना है, माइनस रहेगा तो माइनस कर देना है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, थीटा क्या है, थीटा जो है दो वेक्टर के बीच का एंगल है ना, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल है थीटा। थीटा कहाँ से कहाँ तक होता है, दो वेक्टर की लिंक बता चुके हैं, 0 से बड़ा या बराबर कहाँ तक, 180 से छोटा, 180 से छोटा है बराबर। दो वेक्टर के बीच का एंगल का रेंज यही होता है। चलिए डायरेक्शन क्या हो, डायरेक्शन अब देखो ए वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर ए के साथ कितना एंगल बना रहा है, अल्फा। क्या बना रहा है, रिजल्टेंट यही ना, रिजल्टेंट ए के साथ अल्फा एंगल बना रहा है। तो ए के साथ अगर एंगल बनेगा साइन कॉस के साथ आएगा, माइनस बी के साथ है ना। तो tan अल्फा इक्वल टू माइनस बी साइन मॉड ऑफ माइनस बी, मॉड ऑफ माइनस बी ए हम मैग्नीट्यूड प्लस मॉड ऑफ माइनस बी, और दो वेक्टर के बीच में थीटा नहीं है, यहाँ क्या होगा, पाई माइनस, एक को माइनस बी के साथ जोड़ रहा है ना, पाई माइनस पाई माइनस, क्लियर। tan अल्फा क्या होगा, साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा, ए cos पाई से माइनस cos थीटा, माइनस हो जाएगा। वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होता है, अल्फा इक्वल टू क्या होगा, b sin थीटा अपॉन a माइनस क्या हो गया, ये आपका डायरेक्शन हो गया। जोड़ेंगे तो क्या होगा, प्लस
पहले पोस्टर लिख लो। क्वेश्चन जैसे मान लो ए वेक्टर इस डायरेक्शन में है जिसका मैग्नीट्यूड 4 मीटर है, बी वेक्टर इस डायरेक्शन में है जिसका मैग्नीट्यूड 3 मीटर है, दोनों के बीच का एंगल कितना दे रखा है? कहता फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ ए माइनस है ना। तो क्या करेंगे? सबसे पहले ए माइनस बी, मान लो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इक्वल टू आ गया रिजल्टेंट आर वेक्टर। तो आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड फॉर्मूला क्या पढ़े? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab क्या होगा? कॉस ये ना पढ़ना पड़ा तो माइनस है तो माइनस लेते हैं। अब रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा? 4 हो गया 16 9 4 इंटू 3 10 टू 10 एंगल बन रहा है। ए और बी के बीच है 60 डिग्री cos 60 क्या आ जाएगा? 25 8 इंटू 1/2 कट जाएगा 25 माइनस रूट अंडर आ गया। अब इसका डायरेक्शन कैसे दिखाएंगे? तो tan अल्फा इक्वल टू फॉर्मूला लगा देंगे। ए के साथ एंगल बढ़ाएंगे sin cos किसके साथ? बी के साथ b sin थीटा अपॉन ए माइनस ना माइनस कर रहा है ना। tan अल्फा b कितना 3 sin 60 4 माइनस 3 क्या हो जाएगा? tan अल्फा 3 रूट 3 बाई फिगर इधर लिख रहे हैं क्या हो जाएगा? tan अल्फा 3 रूट 3/2 4 माइनस 3 बाई tan अल्फा 3 रूट माइनस 8 में 3 गया कितना आ जाएगा? 5 बाई अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स 3 रूट 3 अपॉन 5 किसके साथ? ए के साथ। फिगर दिखाएंगे कैसे? फिगर ऐसे दिखाएंगे। ए वेक्टर इधर है, बी वेक्टर आपका क्या था? इस डायरेक्शन में था ना। देखो ए वेक्टर इधर है, बी वेक्टर इधर है ना। तो हमको ए के साथ माइनस बी को जोड़ना है। माइनस आ गया ना। अब रिजल्टेंट डिस्कस है। ए रिजल्टेंट होगा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर और यही होगा वही आएंगे अल्फा। अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स 3/5 किसके साथ? ए के साथ। कौन वाइज? इसको कौन वाइज बताए थे? क्लॉकवाइज। ऐसे जाएंगे तो इसके हो जाएगा विथ एंगल इतना बन गया विथ ए वेक्टर इन क्लॉक फिगर से दिखा लेंगे। ठीक है।